से हमें सुनने को मिलती है, कहीं पढ़ने को मिलती है कि निश्चल प्रेम, या जिसको कहें कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम यदि हम दर्शाएं तो ये सारी चीजें करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिससे और क्योंकि यदि कोई हमारे प्रति कैसा भी व्यवहार करे, बात तो व्यवहार की जाती है ले लेकर के कि उसकी समझ क्या है, उसके भाव क्या है, और वो भी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। ये सारी चीजों को यदि हम हटा करके एक शब्द में, यदि एक लाइन में जीना शुरू करें कि भाई हमें तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है प्राणी मात्र के प्रति या अगले के प्रति, वो चाहे कैसा भी व्यवहार हमारे प्रति रखे, तो शायद सारी चीजें फिर इतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात पूरी हो गई? हो जाए तो कर लीजिए। नहीं, लेकिन पढ़ा है सुना है तो वो किसी के अनुभव से तो होगा ना। इसलिए तो मैं तो सिंपल उत्तर दे रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरे किसी से तो कर ले रहा हूँ। नहीं, मुझे करने के लिए तो फिर उसके लिए वो 10 साल या 5 साल मेरे को खपाने पड़ेंगे, और यदि किसी का अनुभव हो तो वो मुझसे किसी को अगर उस विधि से हो जाता हो तो किया जाए ना जी, उसमें मना ही क्यों करूँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि प्राणी मात्र के लिए प्रेम हो जाए, इतना ही लक्ष्य और पर्याप्त है। अगर ये सोचने भर से हो जाता हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी जी? नहीं, सोचने भर से नहीं, करने भर से कर लीजिए ना। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो आप कहेंगे मैं तो सहमत हूँ। देखिए, मैं तो इस बात में सहमत हूँ कि जो रास्ता दिख रहा हो उससे आगे बढ़ लिया जाए। मेरा ये कोई क्लेम नहीं है कि बाकी रास्तों को छोड़ के इसी रास्ते से चला जाए, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं। होता है तो निश्चित रूप से किया जाए। 10 और लोगों को मैं कहूंगा कि एक विधि उनके पास है, वो पहुंच गए हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ ऐसा? मैं आपसे इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, मेरा प्रपोजल। देखिए, जब आप कर ही नहीं रहे उसको तो फिर प्रपोजल क्या करेंगे? फिर तो किसी और की बात किसी और से करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको लगता है कि ये निर्णय लेने भर से हम ठीक हो जाते हैं और आगे ठीक जी लेते हैं, तब तो आपसे बात हो सकती, नहीं तो कैसे बात हो? मेरा अपना ऑब्जर्वेशन तो यही है कि भाव के मूल में कोई ना कोई स्वीकृति होती है, उस स्वीकृति के बिना भाव को आधार कहां से दिखे? अगर हमसे पूछेंगे तो मुझे तो प्रॉब्लम अपनी जगह से पता है, तो मेरी प्रॉब्लम एकदम सिंपल है कि प्रेम एक भाव है, निश्चल प्रेम प्राणी मात्र के प्रति होना एक भाव है। अगर अस्तित्व की मूलभूत सच्चाइयों की कुछ निश्चित समझ नहीं होगी हमको, तो इस प्रेम के भाव को आधार कहां से देंगे? और वो हमको नहीं दिखता है, इसीलिए हम एक आधार ढूंढ के ला रहे हैं कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। ये एक आधार बन सकता है प्रेम के भाव का। ऐसे ही अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक होना, प्रकृति का व्यवस्था पूर्वक होना, हर इकाई का एक दूसरे के साथ परस्पर पूरकता के संबंध से जुड़ा हुआ होना, और उस परस्पर पूरकता के तहत स्नेह ही हमारा मूलभूत भागीदारी होना, ये एक आधार बन सकता है स्नेह या प्रेम के भाव का। ऐसा नहीं है जो मुझे दिखाई दे, लेकिन आप कहेंगे किसी और विधि से भी हम प्रेम के भाव को इंश्योर कर सकते हैं। मैं कौन होता हूं जी मना करने वाला? निश्चित रूप से उसको किया जाए, जितनी विधियां मिलेंगी मैं तो मानता हूं मानव जाति का उतना कल्याण है, उतना कल्याण। अगर हमसे लौट के पूछेंगे तो मेरा भाव तो स्थिर नहीं हो पाता है जब तक उसके आधार के रूप में किसी स्वीकृति या समझ को नहीं लाता। मेरी ये तकलीफ है, तो मैंने इसलिए उसको ढूंढ रखा है अपने लिए। आप कहेंगे कि ऐसे ही हो जाता है, बहुत अच्छी बात है जी, इसमें क्या दिक्कत होता है कि नहीं? ये प्रमाण तो आप ही दे सकते हैं कि बिना किसी मूलभूत सच्चाई को आधार दिए हुए भाव स्थिर होता है कि नहीं, इसकी गवाही तो आप ही दे सकते। मैं तो अपना बता रहा हूं कि मेरे से नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने एक मूलभूत सच्चाई को ढूंढा है। अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, हम सब एक अखंड इकाई के अखंड वास्तविकता के हिस्से हैं, और हमारा एक दूसरे के साथ परस्पर पूरकता में स्नेह ही जुड़े होने का आधार। नहीं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा डिटेल, पर अभी के लिए ये बात समझ लेना जरूरी है कि सही और हमारे लिए जो ये पूरा अध्ययन अभ्यास में घुसने के पहले अध्ययन की एक उपलब्धि में ये काम भी करना जरूरी है कि जो हमको सही दिखता है उसी में हमको सुख भी दिखने लगे, और जो हमको गलत लगता है, गलत दिखता है, उसी में हमको दुख भी दिखने लगे। तो
शुरू हो जाए, गलत और दुख एक जगह जुड़ने का काम शुरू हो जाए, तब हमारा अभ्यास और हमारी यात्रा सटीकता से हो सकती है। तभी हमारी पूरी ऊर्जा एक साइड में फ्लो हो सकती है। अन्यथा ऊर्जा का एक हिस्सा सही की तरफ भागता है, दूसरा हिस्सा सुख की तरफ भागता है, और हम ही दो हिस्से में बटे होते हैं। हम ही दो हिस्से में बटे होते हैं, हम ही इंटीग्रेटेड नहीं होते, हम ही डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, हम ही स्प्लिट हो जाते हैं, हमारा ही पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाता है, हमारी ही ऊर्जा दो धारा में बट करके कमजोर हो जाती है। कमजोर तब आराम होता है, संगीतमयता होती है, सहजता होती है। ये ऑब्जर्व करके देखा जाए कि दोनों में कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है। अभी जो हम सारी चर्चा कर रहे हैं ना, ये तो अभी हम तर्क करके उसके बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अपने दिन भर के जीने में सजग रह करके ये देखा जाए कि जब विश्वास, सम्मान, स्नेह, मैत्री इन भावों में था, उस भाव के होते समय ये देख पाए कि ये मेरी सहजता की स्थिति बनी हुई है और इसमें मैं आराम नहीं। और इसके विपरीत जब कभी भी अपमान, विरोध, ईर्ष्या, घृणा किसी कारण से उठ जाए, उस समय हम अपना ऑब्जर्वेशन करके देख सकें कि इस समय मेरे अंदर ये आग लगी हुई है और मैं उसमें झुलस रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन तभी होता है जब घटना घट रही होती है, जब वास्तविकता सामने है, तभी उसका ऑब्जर्वेशन। पास्ट की और प्रेजेंट की घटनाओं का तो स्मृति में कुछ याद हो सकता है, उसकी योजना की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन जब भी होता है, देखना जब भी होता है, वो तो सामने हुई चीजों का होता है। जो है हमारे सामने वर्तमान में, प्रेजेंट में, उसी को देखा जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन जब मैं कह रहा हूँ, तो जब हमारे अंदर विश्वास, सम्मान, स्नेह, मैत्री का भाव उठा होता है, तब क्या स्थिति होती है, इसको ऑब्जर्व किया जाए। और जब किसी कारण से अपमान, विरोध, गुस्सा, घृणा उठ ही जाता है, तब क्या स्थिति होती है, उसको ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है सही और सुख के जुड़ने के लिए, गलत और दुख के जुड़ने के लिए। सही और सुख आपस में जुड़ जाए, गलत और दुख आपस में जुड़ जाए, तो हमारी आपकी यात्रा को कोई आगे नहीं रोक सकता। यात्रा रुकी ही इसलिए है कि सही कहीं और दिखता है, सुख कहीं और दिखता है। ये ऑब्जर्वेशन आपको इस बात में बहुत मदद करेगा देख पाने में। और मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ऑब्जर्वेशन तभी होगा जब घटना घट रही है। बाद में उसका एनालिसिस हो सकता है, उसका विश्लेषण हो सकता है, ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है। ऑब्जर्वेशन तो वर्तमान की चीजों का ही होता है। और ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, ये ऑब्जर्वेशन की वस्तु है। क्योंकि आप सामने बैठे हो, आप सामने मेरे खड़े, मानव के रूप में जो सामने है मेरे, उसके ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ना कि एनालिसिस की। तो ये कोई पास्ट की घटना को याद करके उसका विश्लेषण करने की बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो है सामने उसके प्रति सजग होने को कह। है ही वो अभी भी सामने, ध्यान नहीं दे रहे, ओझिल हो रखा है मेरी नजरों से मेरे सामने होते हुए भी। तो उसको ध्यान का बिंदु बना लिया जाए, उस पर ध्यान दे लिया जाए, इतनी ही बात है। आप उस 10 कदम को चल लेते हैं ना, तो वही टॉर्च आपको अगला 10 कदम दिखा देता है। वो 10 कदम चल लेंगे तो फिर अगला 10 कदम दिखाई देगा। हम सोचेंगे कि वो 10 कदम चले नहीं, हम यहीं खड़े रह के पहले पूरा देखेंगे, कुछ दिखाई देगा, बहुत सारा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उतनी दूर से कैसे देखेंगे। किसी चीज का साधारण अनुमान बनने के लिए, सटीक अनुमान बनने के लिए भी तो एक निश्चित अच्छी दूरी चाहिए। उससे ज्यादा दूर खड़े हैं हम, तो साधारण अनुमान भी नहीं बनता है, सटीक अनुमान भी नहीं बन पाता है। लेकिन वही जो 4 कदम दिखाई दे रहा है अभी हमको टॉर्च लाइट में, वो 4 कदम हम चल लेते हैं, तो अगला 4 कदम दिखने लगते हैं। अभ्यास में ये समझना जरूरी है कि अगर बिना चले इसको सोचेंगे कि सुनते रहें,
तो अध्ययन में तो फिर भी चल जाता है कि सूचनाएं बहुत सारी इकट्ठी होती चली जाती हैं, चल जाता है वहाँ इस रूप में कि सूचनाएं इकट्ठी होती जाती हैं, करना तो कुछ है नहीं अपने, सूचना देते रहो, जमा करते रहो। इसमें वो नहीं चलेगा। इसमें एक समय के बाद आपको सूचना भी पकड़ में आनी बंद हो जाएगी और रिलेवेंस समझ में नहीं आएगी। करेंगे उस अभ्यास को, फिर जो कठिनाइयां आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, तब आपको मतलब समझ में आएगा कि हम क्या करें। अभ्यास किए बिना शुरुआती कदम तो समझ में आए, आगे का कदम समझ में नहीं आए गए। चलना जरूरी है, साथ चलेंगे नहीं तो बाद में नहीं। ठीक है, अभी हम व्यवहार में करने जाते हैं तो देखते तो ये है कि घटना घटित होने के बाद उस पर हमारा ध्यान जाता है, और यदि वो सही हुई तो हम सुखी हो पाते हैं, अन्यथा हम पछताते रहते हैं उसके लिए। तो वो क्या एनालिसिस है कि वो ऑब्जर्वेशन तो है नहीं है? एनालिसिस है, सिंपल एज दैट। तो उसके लिए जनरली हम पछतावा ही हाथ लगता है। एनालिसिस है पूरा, इसीलिए आप वहाँ कुछ ठीक भी नहीं कर सकते। जी भैया, ऑब्जर्वेशन के समय पर चीजों को देखने का, जब घटना घट रही होती है तब देखने का काम करेंगे ना, तो वहां कुछ बदलाव कर सकते हैं। घटना के बाद देखने जाएंगे, विश्लेषण कर सकते हैं, अगली बार की तैयारी कर सकते हैं, इस बात पे कुछ नहीं होने। और मैं तो एक स्टेप पहले से अभ्यास कह रहा हूँ, घटना बाद में घटेगी, अच्छी या बुरी, आप हमको बाद में कहेंगे। हम तो पहला स्टेप ये कह रहे हैं कि घटना बाद में घटे, आदमी हमको दिखाई दे, हम पहली चीज अपनी तरफ से ये प्रायरी अपनी तरफ से ये देखने का काम करें कि अगला मानव है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। तो हम तो घटना के दौरान देखने की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो घटना घटित होने के पहले से ही किसी निश्चित वस्तु पर ध्यान को बनाए रखने की बात। ये पकड़ना जरूरी है कि मैं क्या अभ्यास कह रहा हूँ। नहीं तो आप अभ्यास के नाम पर अपने मन का कुछ भी करते रहेंगे, तो वो नहीं कर रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो घटना घटित होने के पहले से ही मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखूंगा। ये जो हम सच्चाई बन जाए तो उसकी आगे गलती होने की संभावना एग्जैक्टली, इसीलिए तो उस बात को शुरू कर रहे हैं कि ये मूलभूत सच्चाई पर ध्यान बने रहने से हमारा भाव ठीक हो सकता है, हमारा विचार ठीक हो सकता है, हमारा व्यवहार ठीक हो सकता है। फिर उस हेलो, ये जब घटना का अपन पास्ट इवेंट का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का विचार है, उसके मूलभूत भाव है, वहाँ भी तो स्वीकृति का ऑब्जर्वेशन हो सकता है ना। मतलब वो आप कह रहे हैं उस समय जो होगा वो स्वीकृति का ऑब्जर्वेशन, मैं उसको नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि 3 महीना पहले या 3 दिन पहले या 2 घंटा पहले मेरा कौन सा भाव था, ये अभी हम पहचानने का कोशिश कर रहे हैं, ना कि अभी कौन सा भाव है इसको पहचानने की कोशिश। तो पास्ट को जो आप भाव को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मैं उसी को एनालिसिस कह रहा हूं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन नहीं, वो तो पीछे घटी हुई घटना को हम अपने मेमोरी में फिर से ला करके और फिर उसको पहचानने का कोशिश करते हैं। बट वो ऑब्जर्व तो कर रहे हैं। ऑब्जर्व किस बात को कर रहे हैं? अभी के भाव और विचार को या उस समय के भाव और विचार? उस समय के भाव और विचार को देखने की उस समय के भाव और विचार को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि देखने की। मैं उसको देखना नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको, आप कहना चाहते हैं शब्दों में मुझे उलझने में कोई जरूरत नहीं है, आप उसको देखना ही कहना चाहते हैं कह लीजिए। पर यह बात तो बहुत क्लियर है ना कि एक स्थिति है कि जब तवे पे हाथ पड़ा हुआ है तब हमको पता चल रहा है कि गर्मी क्या चीज है, और एक है कि जब उससे हाथ हटा के ले आए हैं तब बैठ के लिए कर देख रहे हैं कि जो हाथ पड़ा था उस समय गर्मी क्या चीज थी। अगर उसको भी आप ऑब्जर्वेशन कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, भाषा का एक फर्क है। नहीं, बट उसमें कोई परिमार्जन संस्कार का नहीं होगा। परिमार्जन नहीं होगा मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जितना अपेक्षित है उतना नहीं, उतना नहीं। वही
लेकिन यही होता है अभी, रोग ऐसे ही बढ़ता है। बल्कि जब विचार में समाधान पर बात करूंगा ना, तब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मैं क्या बोलूंगा, वो कैसे तय करता वो बताऊंगा। तो लेकिन वो विचार में समाधान की जगह है, आगे का काम है। पहले ये बात को फिक्स किया जाए। क्या है, देखिए, स्वीकृति में सच्चाई पर ध्यान रखे बिना, भाव को ठीक रखे बिना विचार में समाधान एक मैनिपुलेशन के टूल की तरह यूज करें। अगर मूलभूत सच्चाई पर हमारा ध्यान नहीं हो, उसके आधार पर हमारा भाव ठीक नहीं हो, तो विचार में समाधान के नाम पर हम कहीं ना कहीं अगले को मैनिपुलेट करने का, अगले को अपने हिसाब से चला लेने के डिजाइन में चले जाते हैं। मैं उस डिजाइन से बचना चाहता हूँ, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। और क्या करना है जी, क्यों कुछ और देखें? आप चलने देते हैं, इसीलिए तो आपने उस निर्णय को नहीं फिक्स किया है कि हमको ये 3 मिनट में क्या करने से अगला 30 मिनट हम ठीक रह सकते हैं। ये निर्णय आपने नहीं लिया है, इसीलिए वो चलता रहता है। आते हैं धीरे धीरे ये सारे जगहों पर कि जब नुकसान दिख रहा है, हो रहा है, तब भी मूलभूत सच्चाई पर ध्यान बना रहे, भाव पर ध्यान बना रहे, और विचार में समाधान की जगह पर हम वो उपाय ढूंढेंगे कि कैसे वो नुकसान नहीं आएंगे। हम उन तरीकों पर भी बात करेंगे। वो मेन बात नहीं है। आपको लग सकता है कि वो मेन बात है क्योंकि आप नीचे से देख रहे हैं इसको, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मूल बात तो अस्तित्व सह सच्चाई के प्रति सजग होना है और उसके आधार पर अपने भाव का स्थिर होना है। वो होगा तब विचार में समाधान काम आएगा, वो नहीं होगा तो विचार में समाधान पर बहुत ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, बहुत काम कर नहीं पाएंगे। तो उसकी भी जरूरत है, ये मैं मानता हूँ। व्यवहार के ठीक होने के लिए विचार में समाधान भी जरूरी है, ये तो मैं हाँ कहने को तैयार हूं। लेकिन विचार के समाधान के मूल में भाव का ठीक होना और उसके मूल में स्वीकृति या समझ का ठीक होना, इस काम को अगर नहीं किए हैं तो विचार में समाधान कुछ ज्यादा निकलेगा। फिर थोड़ी देर में लगेगा ये टूल काम नहीं कर रहा है, ये टेक्निक काम नहीं करती है, कैसे काम। तो मेरा तो बहुत सिंपल होमवर्क है कि अगर हमको मिलने जाना है आपसे और हमको पता है कि आप अन्यथा कुछ कह सकते हैं हमको, तो हम तो 5 मिनट पहले से ही आपके लिए ये बात को देखते जाते हैं कि मूल में आप सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं। इस आधार पर मेरे अंदर स्नेह का भाव बना हुआ है, मैं तो इतने को ही रख के ये अच्छा बात है। देखिए, घटनाएं सब तरह की घटती रहती हैं, कभी अगला बोलता भी है कुछ, कभी नहीं भी बोलता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में से कोई भी स्थिति हो, अगला बोले तब भी, अगला ना बोले तब भी, ठीक, हमारा तो मूलभूत सिद्धांत स्थिर रहता है, हमारा भाव ठीक रहता है। और अभी विचार में समाधान की बात करूंगा ना, तो हमारे पास उत्तर भी, ये बोलेगा तो मैं वो बोलूंगा, बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने उत्तर तो बहुत फिक्स और निश्चित हो जाते हैं कि क्या बोलूं, अगला क्या बोलेगा वो तो महाभारत पढ़े जितना भी पढ़ना है। हम तो एक ही काम करते हैं कि आपके सारे बोलने के पीछे आपका कंसर्न या नीड क्या है उसको पकड़ने का काम करते हैं। हमारा कंसर्न और नीड क्या है, हम उसको पकड़ने का काम करते हैं, और धीरे धीरे ये दोनों नीड कैसे फुलफिल हो सकती है उसकी स्ट्रेटजी को सोचने का काम करते हैं। बट ये विचार में समाधान का हिस्सा है, मैं इसको अभी नहीं खोता हूँ, कहेंगे इस पर बात। तो आप पूछेंगे कि मेरा विचार किस हद तक मानसिकता को भी एस्टिमेट जरूर करते हैं, लेकिन उस मानसिकता के पीछे उस फंडामेंटल सच्चाई को पहले से एस्टिमेट करके रखे हुए हैं कि मूल में आप सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं। और आप देखिएगा ना, मैं आपके सभी प्रश्न का उत्तर दूंगा लेकिन कंटेंट नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सब प्रश्न का उत्तर दूंगा, एक प्रश्न से नहीं मांगूंगा,
लेकिन कंटेंट नहीं बढ़ाऊंगा, कोई नया कंसेप्ट नहीं लाऊंगा कि तुमको ये कंसेप्ट पता नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। इतने ही कंसेप्ट से हम चलेंगे और आप पूछते रहिए तो प्रश्न देखते ही हल होता है। कंसेप्ट नहीं लाऊंगा नया। जी भैया, आप अभी बीच में बताए थे कि अध्ययन आपकी सहायता करता है सही और सुख को देखने के लिए। तो अगर ये नहीं हो रहा है मतलब हमको अध्ययन में और फोकस करना चाहिए। इसका मतलब अध्ययन में फोकस करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन अध्ययन में फोकस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि सूचनाएं कम है थोड़ी बढ़ानी चाहिए, बल्कि उसका ये मतलब भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप अध्ययन कर रहे हैं वो तरीके में भी बदलाव की जरूरत हो सकती है। तो भैया जैसे दूसरे के साथ व्यवहार के लिए तो ये चीज दिखती है, नहीं भी दिखती है, लेकिन खुद की आदतों को सुधारने में थोड़ा सा परेशानी होती है। जब मालूम है जैसे यही सेशन चला मान लीजिए या कुछ पढ़ा मैंने कुछ या दिन भर काम कर लिया, उसके बाद फिर रिलैक्स होने के लिए ना मोबाइल दिखता है, जबकि मालूम है कि वो रिलैक्स तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसमें सुख देख पा रही हूँ कि हाँ मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, तो वो हैबिट नहीं सुधरती है, जबकि वहाँ दिख रहा है कि इस पे दुख है, आगे समय खराब हो रहा है। आपकी बात आ गई, उसमें एक बात मेरे हिसाब से नहीं दिख रही है आपको, जिस पर मैं ध्यान दिला देता हूँ। वही ये कि ये पूरे दिन भर के बाद जो आपको रिलैक्स होने की जरूरत महसूस हो रही है ना, यही अपने आप में बता रहा है कि पूरे दिन भर जो आप कर रहे थे उसमें आपको सुख नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि कई सारा दबाव और तनाव था। और अन्यथा नहीं लीजिएगा मेरी किसी भी बात को, देखिए जितना ठीक से हम उस पर बात करेंगे ना उतना प्रॉब्लम पता चलेगा और उतना फिर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर पाएंगे। वो दबाव जो हमारे अंदर बन रहा है वो दबाव इसीलिए बनता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर से उसकी एक अस्वीकृति थी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही एक लेवल का क्षोभ, एक लेवल का दुख पैदा होता जा रहा है, जो एक जगह पर जाके बढ़ जाता है, तब हमको लगता है यार ये बोझ उतारने के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो ये ठीक है कि मोबाइल सुख नहीं है, उससे समय खराब हो रहा है, लेकिन वो जो दुख बढ़ गया है अंदर उसको भुलाने का उपाय जरूर ये मोबाइल लग रहा है, वो जरूर लग रहा है, सोचने का विचारने का काम कर रहा है। ये जो आप सवाल पूछते हैं, अगर हमको ये लगने लगे कि आप सवाल हमको तंग करने के लिए पूछते हैं, अभी मेरी थकान शुरू हो जाएगी, इसी समय से शुरू हो जाएगी, मिनट में नहीं लगेगा, उसी समय से थकान शुरू हो जाएगी। फिर जब 1 घंटा सेशन खत्म होगा ना तो लगेगा कोई जंग से निकल करके आ रहा हूँ। ऐसे ही आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर मेरे अंदर ये हो जाए कि मुझे उसका उत्तर नहीं पता है, किसी तरह से इनको घुमा फिरा के टहला देना है, तो भी मेरे अंदर समस्या शुरू हो, तो भी मेरे अंदर समस्या शुरू। लेकिन हमको पता ही है कि आप समझने की दृष्टि से ही चीजों को पूछ रहे हैं, हमको पता ही है कि जिस यात्रा पर आप बात कर रहे हैं मैं उस पर चला हूँ और ईमानदारी से चलने का कोशिश किया हूँ, तो मुझे उसके सारे स्टेप्स पता है। तो आप जितना पूछेंगे मैं उतना अच्छे से उसको जवाब देने का काम करूँगा, बल्कि जो चीजें हमारे बताने में छूट भी जा रही होंगी आपके पूछने से हमारा उस पर भी ध्यान चला जाएगा और मैं उसको भी। माइक दीजिए प्लीज। तो सही और सुख जुड़ता है तो हम किसी काम को करते हैं, गलत और दुख जुड़ता है तो हम उस काम को नहीं करते। सुख नहीं भी दिखता है ना, हमको कम से कम वो दुख भुलाने का उपाय दिखता है, इसलिए हम उस काम को करते हैं। पूरा सुख नहीं भी दिख रहा हो ना, 2 रास्ते हैं, पूरा सुख नहीं भी दिख रहा हो किसी में, तो भी हम तुलना करके देखते हैं और दोनों में जिसमें ज्यादा सुख दिखाई देता है हम उस तरफ जाते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो जिसमें कम दुख दिखाई देता है हम उस तरफ जाते हैं। तो सही में पूरा पूरा सुख ना भी दिखे, ज्यादा सुख दिखने लगे ना, ये सही लग रहा है ये गलत लग रहा है, सही में ज्यादा सुख दिखने लगे, गलत में कम सुख दिखे, तब भी हम शिफ्ट कर जाएंगे सही की तरफ। दूसरी भाषा में कहूं, सही में कम दुख दिखे, गलत में ज्यादा दुख दिखने लगे, तब भी हम गलत को छोड़ करके सही की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो पूरी तरह से सही और सुख ना भी जुड़े, गलत और दुख ना भी जुड़े, लेकिन सही में गलत की तुलना में ज्यादा सुख है ये दिख जाए, या सही में गलत की तुलना में कम दुख है ये बात दिख जाए, तो भी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। एक बार
प्रश्न है, पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूँ फिर पीछे आता हूँ। जी, का समाधान नहीं हो पा रहा है और अंतिम समाधान के लिए कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बार बार बना रह रहा है कि दूसरा भी सुखी होना चाहता है, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, मैं भी उसको सुखी करना चाहता हूँ और वो भी मुझे सुखी करना चाहता है। ये बात समझ आ रहा है पिछले 3 वर्कशॉप से और यहाँ तक कि आज अभ्यास वर्ग में हम लगभग सभी उस योग्यता के साथ ऐसा लगता है कि बैठे हैं। और अभी पहला जो शब्द है स्वीकृति वाला, उसमें भी शायद आश्वस्ति में सबका तो ठेका नहीं ले रहा हूं, लेकिन खुद में अपने आप में आकर के यही एक बात कि उसका आज भी वो सहज से सहज मार्ग ढूंढना चाहता हूं अंदर से कि वो सहज से सहज और सरल मार्ग क्या हो सकता है जिसमें दूसरे को भी मानव के रूप में और स्वयं को भी मानव के रूप में अनुभव करके उसको सहज रूप में उसको एक्सेप्ट करके और उस पर बिना किसी रुकावट के चल पाऊं। मैं शायद अभी भी आपका प्रश्न नहीं पकड़ पा रहा हूँ ठीक से, इसलिए शायद मैं उसको उतना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है एक आध दिन में शायद आपको कुछ उत्तर मिलना शुरू हो जाए, या तो स्वीकृति शब्द को आप किसी अर्थ में ले रहे हैं। हमारे लिए कभी स्वीकृति का एक ही मतलब है कि मानव के रूप में मैं सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ। इस बात को देख पाने को ही मैं अभी समझ कह रहा हूँ या स्वीकृति कह रहा हूँ। मैं किसी और बात को अभी कह ही नहीं रहा, सिर्फ एक बात कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, अगले का सुख चाहता है। ये बात हमको स्वीकार हो रही है। थोड़ा भैया यहाँ पे और खोलना चाहूंगा प्रश्न को कि स्वीकृति को मैं अपने अंदर जहाँ देख पा रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसा भाव जिसको बिना किसी जांचे परखे सहज रूप में स्वीकार ले रहा हूँ, उसी स्वीकृति के रूप में मैं किसको यहाँ दिखाऊं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। ये बात हमको स्वीकार हो रही है कि नहीं, इसको यहाँ मैं स्वीकृति कह रहा हूँ। शब्द तो मैं यूज कर रहा हूँ, नहीं बता सकता हूँ ना कि किस आशय से यूज कर रहा हूँ। तो मानव सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। ये बात अगर हमको स्वीकार होती है तो ये मेरी स्वीकृति है। अस्तित्व से अस्तित्व पूर्वक है, प्रकृति व्यवस्था पूर्वक है, इसके तहत हर इकाई एक दूसरे से अंतर संबंधित है और उस अंतर संबंध में मेरी परस्पर पूरकता की भागीदारी है। ये बात अगर हमको स्वीकार होती है तो ये अभी मेरी स्वीकृति है। ये 2 ही उदाहरण मैंने लिया है, इसलिए मैं 2 पे रोक ले रहा हूँ। तीसरा, चौथा, पांचवा सब लाऊंगा धीरे धीरे आगे आगे। पर स्वीकृति का मतलब अभी ये है। ये स्वीकृति अगर हमारे अंदर बनी हुई है कि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, तो ये स्वीकृति अब आधार बन जाती है हमारे अंदर स्नेह के भाव के लिए। वो स्नेह का भाव हमारे में आधार बन जाता है समाधान पूर्ण विचार के लिए। वो समाधान पूर्ण विचार आधार बन जाता है सटीक चयन के लिए। वो सटीक चयन आधार हो जाता है बाहर के व्यवहार का। इनको कुछ पूछना हो तो पूछ ले लीजिए एक बार, फिर आप लीजिएगा। नहीं, क्या है कि जैसे अपने में जो अंदर मैं काम करके देख रहा हूँ, उसके बाद जो मेरे अंदर से मेरे को अपने आप में जो रिजल्ट आ रहा है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ अपने अंदर कि मैं जो अपने को एक चैतन्य के रूप में महसूस कर रहा हूँ, दूसरे को भी चैतन्य के रूप में अनुभव कर रहा हूँ, तो वो दोनों में निरंतरता नहीं बन रही है। तो मैं मतलब कहीं ना कहीं वहां से हट हो रहा हूँ। एक सेकेंड दीजिए। देखिए, मैं तो अभी न तो काम करने कह रहा हूँ, न चैतन्य के रूप में देखने कह रहा हूँ। देखिए कैसे हम इम्पोज करते जाते हैं सारी बातों को ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तो एकदम सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं न तो आपको काम करने कह रहा हूँ, न बदलने कह रहा हूँ, न आप चैतन्य है ये देखने कह रहा हूँ, न अगला चैतन्य है ये देखने कह रहा हूँ। मैं अभी इसमें से कोई अभ्यास नहीं, मैं तो एकदम सिंपल अभ्यास कह रहा हूँ, बिना कुछ किए। सिर्फ अपने में यह बात को देखें कि मैं सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, कि अपना सुख चाहता हूँ, कि अगले का सुख चाहता हूँ। अगर ये चारों का उत्तर हाँ है तो मैं इसी को कहता हूँ कि इसका मतलब मेरी ये स्वीकृति है कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। ये बात अगर हमको स्वीकृत हो गई तो अभ्यास तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगले आदमी पर जब भी ध्यान जाए तो उसके बाकी चीजों को बाद में देखा जाए, इस मूलभूत सच्चाई को सबसे पहले देखा जाए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अब बताइए।
बात तो क्लियर होती है। इतना ही अभ्यास करने कह रहा हूँ कि फिर अगला आदमी जब दिखे तो इतना ही अभ्यास किया जाए कि उसका भाव, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका कपड़ा, उसका रंग रूप, ये सब हमको बाद में दिखे। सबसे पहले ये दिखे कि वो मानव सही को समझना चाहता है। वो मनुष्य आदमी कुछ भी कह लीजिए, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। ये बात हमको दिखती रहे, मैं इतना ही अभ्यास किया। और देखते हैं, ट्राई करके धीरे धीरे जितना जितना हमको पकड़ में आ रहा है मैं उतना उत्तर देने का कोशिश कर रहा हूँ। जी मुझे पूछना था कि आप ये जो धारणा स्वीकृति की बोल रहे हैं, ये क्या हमें अंदर से है या आप बोल रहे हैं इसलिए हमें मानना है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, रियली नहीं आ रहा है कि ये तीन चीजें तो मुझे समझ में आ गई शुरू की कि मानव है, सही जीना चाहता है और सुख चाहता है, लेकिन मेरा सुख चाहता है ये मतलब सामने वाला मेरा सुख चाहता है, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये मुझे क्लियर नहीं है। और ये चारों धारणाओं में से तीन तो सहज हैं, पर चौथी जो है कि सामने वाला मेरा सुख चाहता है और मैं उसका सुख चाहता हूँ। एक मानव मात्र के प्रति मैं ये कैसे कह दूँ? मेरे घर में मेरा बच्चा है तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं इसका सुख चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं हूँ और मैं ये भाव अपने में लाऊं, आप कह रहे हैं इसलिए, या मेरे अंदर है ये भाव? दो बात कहूँगा। एक तो ये कहूँगा कि पहले परिवार के लिए ही, नजदीकी संबंधियों के लिए ही कर लिया जाए, मुझे दूसरों के लिए बाद में देखें। शुरू तो करें जिनके जिनके लिए लग रहा है ना, बच्चे के लिए लग रहा हो, पति के लिए लग रहा हो, भाई के लिए लग रहा हो, कुछ और मित्रों के लिए लग रहा हो, वहीं से शुरू कर लेने से उतने जगहों पर ही जीने को ठीक कर लेना, बाकी बाद में देखें, बाकी बाद में देखें। जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं ना, उतने में ही जीने को ठीक कर लेना, बाकियों का बाद में देखें। हमारा मेजर फंसावट तो वही फंसा हुआ है जी, उसको तो हल कर लें, वो तो हल हो जाएगा ना इतने से, उसको कर लें, बाकी उत्तर दिया जा सकता है। और आगे और ये जो प्रश्न पूछते हैं उससे जो हमको दिखाई देता है, इसका एक एनालॉजी में देके छोड़ देता हूँ, बहुत उसको बढ़ाऊंगा। मान लीजिए कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम कार की चाबी को पूरे घर में जाके ढूंढते हैं, लास्ट में अपने पॉकेट में मिलता है। तो आपके पॉकेट में पड़ी हुई कार की चाबी आप सब जगह ढूंढ रहे हैं और आपका बच्चा आके कहे कि पापा आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है, मम्मी आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है, तो आपको दिखाई दे देता है। इसको क्या कहेंगे? आपके पास पहले से था कि आपके पास पहले से नहीं था? थ्योरेटिकली था, प्रैक्टिकली नहीं था। मैं अगर उसको भाषा दूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि थ्योरेटिकली था, प्रैक्टिकली नहीं था, होते हुए भी प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं था। पर इसको जिधर से भी भाषा दीजिए, था कहिए तो भी, नहीं था कहिए तो भी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अभ्यास में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। मेरे कहने से आपका ध्यान चला जाता हो तब भी, वो पहले से हो तब भी, नहीं हो तब भी, मूल मुद्दा तो यह है कि वो हमारे ध्यान में सतत बना है। तो मैं अभी उसको अध्ययन का प्रश्न मानूंगा कि वहां जाके इस पर डिस्कशन करें कि वो पहले से था कि पहले से नहीं था। यहाँ का डिस्कशन का बिंदु तो इतना ही है कि उस पर मेरा ध्यान सतत बना रहे, उसके लिए हम उसको ध्यान की वस्तु बना रखें। और परिवार के लिए, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए ही जो हमको दिख रहा है ना कि वो तो मेरा सुख चाहते ही है, उतने पर ही ठीक से जीना है, उतने पर ही इसको करना है। उतने पर भी दिख जाए तो मैं मानता हूँ यहाँ बैठे ज्यादातर लोगों की बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं है, आप तो मैं समय नहीं दे रहे हो, वो बहुत दुखी होते हैं हमसे। तो उस अर्थ में जैसे अभी कभी भी ले लो तो उनके समय तो उतना ही है। अब घर गए तो पता चला ऑनलाइन मीटिंग भी शुरू हो गई, तो बच्चों को या परिवार वालों को जब समय नहीं दे पाते तो वो शिकायत करते हैं कि ऐसा कौन सा काम कर रही हो कि आपके पास समय नहीं है, संडे को भी आप जा रहे हो। तो उस स्थिति में हमें मतलब उनको लगता भी है कि हमें उनको समझाना है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, एक श्रेष्ठता के अर्थ में काम कर रहे हैं, आपको भी समझाना ही है धीरे धीरे। लेकिन उनकी जो शिकायतें होती हैं, परिवार वालों की जो अपन की असंतुष्टि होती है, उसको अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये जो प्रश्न है ये विचार के समाधान का प्रश्न की जगह पर ये कैसे
उसका उत्तर विचार में समाधान की जगह पे मिलेगा। जब हम उस पर बात करेंगे तो स्ट्रेटजी हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तरीके हम कैसे निकाल सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो पकड़ने की जरूरत है वो ये कि उस शिकायत करते हुए बच्चे में भी, उस शिकायत करते हुए पति में भी, उस शिकायत करते हुए मित्र में भी, उस शिकायत करते हुए पड़ोसी में भी ये बात देख सके कि मूल में उसकी चाहना हमसे शिकायत करने की नहीं है, वो भी दिख रहा है और उनको भी लग रहा है, वो भी दिख रहा है, लेकिन ये समय जा रहा है, जो उनकी उम्र जा रही है और मुझे भी आभास हो रहा है कि ये वक्त उनके लिए है और उनको देना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये वक्त अभी इसके लिए जो है। मैं सारी बात समझ गया। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि इतना होमवर्क कर लिया जाए कि उसका भी मूल चाहना शुभ का है ये देख लिया जाए, उस आधार पर भाव अपना स्नेह का बना रहे, उसके शिकायत करने के बावजूद भी ये इंश्योर कर लिया जाए, फिर विचार में समाधान की जगह पर हम स्ट्रेटजी ढूंढने का भी काम करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे कि कैसे इसका हल हो सकता है। और उस कंसर्न देखने को अपने भाव का आधार बनाया जाए ताकि हमारा भाव शुद्ध बना रहे, इरिटेशन नहीं शुरू, गुस्सा नहीं शुरू। हम भी ये नहीं बताना शुरू कर दें कि तुम कौन सा हमारा ध्यान रखते हो, जब घर में रहते हैं तब तो जीने नहीं देते हो। हमारी बेटी भी भैया कह रही थी कि भोपाल में ही रहने लगो। हमारी बेटी भी कह रही थी भोपाल में ही रहने लगो मम्मी आप। वही कह रहा हूँ, झगड़ा सिर्फ इतने से नहीं शुरू होता है कि बेटी कहती है भोपाल में रहने लगो। हम कहते हैं 3 दिन तक तो थे तुम्हारे साथ, तब तो तुम मुंह फुला के बैठी थी, तब तो तुमको दोस्तों के साथ घूमने जाना था, तब तक तुम्हारी पार्टी थी, तब नहीं याद आ रहा था कि मम्मी भी है यहाँ। भैया वो तो ससुराल में अपनी तो कह रही थी, ससुराल में है, वो मुझसे कह रही थी आप तो नहीं रहने लगे। तो ये 2 शब्द है, तो ये व्यक्त करता है कि मैं भी दूसरे का सुख चाहता हूँ और दूसरा भी मेरा सुख चाहता है। इन जनरल में ही देखने में ऐसा डिटेल वही ये सवाल को अगर पूछेंगे ना, और अगर ये दिखाई देने लगे कि ये अच्छा लगने की जगह है, अच्छा होने की जगह नहीं है, तो अपने से पलट के पूछें कि निर्णय किस अर्थ में लेना ठीक है, अच्छा लगने के अर्थ में कि अच्छा होने के अर्थ में। वही ये जानते हुए जो निर्णय ले रहे हैं ना, उसके लिए दुख दर्शन का उपाय बताऊंगा आगे। ये जो निर्णय ले लिए तो क्या दुख मिलेगा से साथ साथ में ये भी दिखा दूंगा कि क्या दुख मिल रहा है। ये मिलेगा में कह रहे हैं ना, तो ये ऐसे हो रहा है कि अभी सुख मिल रहा है, आगे दुख मिलेगा। ठीक कह रहे हैं, बस निर्णय लेते समय ये पता होता है कि आगे चल के तकलीफ मिलेगी, ये तो ठीक है कि आगे चल के तकलीफ मिलेगी कि डायबिटीज मर जाएगा, ये तो दिखता है, लेकिन इस समय जो रसगुल्ला मुंह में डाल रहे हैं उसको सुख दिखाई दे रहा है ना जी। तो वर्तमान सुख के लिए भविष्य का दुख भी मोल लेने को तैयार। वही बात है। देखिए शक्कर ये अच्छा लगने, अच्छा होने की बात मैंने कर दी। एक छोटा सा बात और मैं अध्ययन के संदर्भ में कर दूं कि अध्ययन का मतलब क्या है। तो अध्ययन का एक छोर होता है जहां हमको किसी शास्त्र से या किसी समझे हुए व्यक्ति से सही की सूचना मिलती है। बोलने वाला आपको कुछ सूचना ही देता है, किसी किताब से आप पढ़ते हैं वो कुछ सूचना ही देता है, जो समझा हुआ व्यक्ति सूचना दे रहा है। ये इसको अनुभव की रोशनी शब्द प्रयोग किया है कि एक समझा हुआ व्यक्ति जो सूचना दे रहा है उसको यहाँ भाषा दिया है अनुभव का रोशनी, कि एक समझा हुआ व्यक्ति उस समझ को सूचना के रूप में आप तक पहुंचा देता है। आपके अंदर उस सूचना को जांच परख करके देखने की क्षमता है। अगर वो क्षमता ही नहीं होती देख पाने की, तो आदमी को गलती की शिकायत भी क्यों होती किसी से। आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, ये हमको पता चलता है इसीलिए कि कहीं ना कहीं मूल में न्याय अन्याय की एक मौलिक पकड़ है, उसकी डिटेलिंग नहीं है, उसको जीने का योग्यता नहीं है, बट उसकी फंडामेंटल पकड़ तो है। कम से कम इतनी पकड़ तो है कि सही की सूचना मिल जाए तो हम कह सकें हाँ मैं तो यही चाहता हूं। ये जो
फंडामेंटल अपने में पकड़ने की क्षमता है ना, उसको अधिष्ठान का साक्षी कहते हैं कि हमारे अंदर वो देख पाने की क्षमता है, जिसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में, सहज स्वीकार्यता के रूप में हम सामान्य रूप से बात करते हैं। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको परस्परता में एक दूसरे के साथ जीते हुए सम्मान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है कि अपमान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है, आप उत्तर दे पाते हैं क्योंकि वो देख पाने की क्षमता है आप। अगर वो क्षमता ही नहीं होती आप में तो आप उत्तर ही नहीं दे सकते। वो क्षमता ही नहीं होती आप में तो अपमान करने वाले व्यक्ति से आपकी शिकायत ही नहीं होती कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। तो ये दो छोड़ के साथ ये जो स्मरण शब्द है ना, मैं इस पे आना चाहता हूँ। ये दोनों तो बोनस था जो मैंने बोला। यहाँ स्मरण का मतलब है अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई के प्रति सजग रहना। यहाँ स्मरण का मतलब ये याद रखना नहीं है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वो याद करना है, मेमोराइज करना है। यहाँ मेमोराइज करना नहीं है स्मरण का। यहाँ स्मरण का अर्थ है वो जो सच्चाई आपने जांच परख करके अपने में देखा हो, जो सूचना आपको मिली और उसको जांच परख करके आपने अपने में देखा, उससे जो आपको आभास हुआ सच्चाई का अपने अंदर, उस आभास के प्रति सजग रहना, उसके प्रति होशपूर्ण रहना, उसको अपने ध्यान में बना करके रखना, ये स्मरण में रखने का मतलब है। तो मैं आपसे व्यवहार करते समय इस बात को स्मरण में रखता हूँ कि मूल में आप सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, मेरा सुख चाहते हैं। ये स्मरण का अर्थ है। स्मरण का अर्थ किसी पुरानी चीज को याद रखना नहीं, बल्कि स्मरण का अर्थ जो सामने है ही हमारे, उसके प्रति सजग होना है, अवेयर होना है, होशपूर्ण होना। हमारे देखने नहीं देखने से वो वस्तु नहीं बदलती, वस्तु तो यथावत खड़ी रहती है। मैं आप में ना भी देखूं ये बात कि आप सही समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, मेरा सुख चाहते हैं, इससे आप बदल नहीं जाते। लेकिन मेरे देख लेने से, मेरे उसके प्रति होशपूर्ण हो जाने से अब वो मेरे भाव, विचार और व्यवहार का आधार बन पाता है। जबकि मैं जब होशपूर्ण नहीं था तो वो सच्चाई होते हुए भी मेरे काम की नहीं थी, मेरे भाव, विचार, व्यवहार का आधार वो नहीं बन पाती। आंखें बंद थी उस तरफ से, तो होते हुए भी वो मेरे लिए किसी काम की नहीं। आंखें खोल करके अब मैं उस पर ध्यान को बनाए हुए हूँ, तो अब वो मेरे भाव, विचार, व्यवहार, आचरण का आधार बन जाता है, इस रूप में मेरे काम का हो जाता है। मैं तो इस स्मरण शब्द को बताना चाह रहा था कि इसका मतलब है सजगता, इसका मतलब है अवेयरनेस, इसका मतलब है उस सच्चाई के प्रति होशपूर्ण होना। तो अभी मैं एक ही सच्चाई को स्मरण में रखने को कह रहा हूँ कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। और ये मेरे स्मरण में बने होने का मतलब है मैं इसके प्रति होशपूर्ण हूँ, सजग हूँ। ये मेरे व्यवहार का, आचरण का, जीने का आधार बना होता है। ये बात पकड़ने कठिनाई किसी को समझा हुआ? एकदम सिंपल। देखिए, मेरा उद्देश्य तो स्मरण को एक्सप्लेन करना था। अनुभव की रोशनी का मतलब इतना ही है कि जिस आदमी ने सही को समझा है वो सही आपको बता पाता है। अगर मुझे एक स्टेप चले, आपने दूसरा पूछ दिया पहले, तो पहले उसको बता देता हूँ। अनुभव की रोशनी का मतलब है जिस आदमी ने सही को समझा है, सत्य में अनुभूत हुआ है, वही तो सत्य को बताए। जिसको खुद ही पता नहीं वो क्या होता है। अधिष्ठान के साक्षी का मतलब है कि सही को देख पाने की, समझ पाने की क्षमता कहीं न कहीं हमने है। अगर वो क्षमता ही नहीं होती हमारे अंदर तो अगला क्या कर देता? जैसे ईंट पत्थर में समझने की क्षमता नहीं, विद्वान से विद्वान आदमी भी उसको नहीं समझ सकता। पेड़ पौधों में समझने की क्षमता नहीं है, विद्वान से विद्वान आदमी भी वहां कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य में समझने की क्षमता है, इसलिए सही की तरफ उसका जब ध्यानाकर्षण कराया जाता है तो सहज स्वीकार्यता के रूप में, नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में कहीं न कहीं सही को देख पाने की, पहचान पाने की उसमें क्षमता है। कम से कम इतनी क्षमता तो है ही कि जब सही का प्रस्ताव उसके पास आता है तो वर्षों से भले ही उसने गलत क्यों नहीं बहुत सारी चीजों को मान रखा हो, पहचान तो लेता है कि यही सही है। इसीलिए दूसरों के साथ अपमान पूर्वक जीने वाले व्यक्ति से भी, जो दिन में 10 बार दूसरे का अपमान करता हो, उस व्यक्ति से भी आप पूछिए कि
परस्परता में दूसरे के साथ जीते हुए सम्मान का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है कि अपमान का भाव? उत्तर बहुत साफ दे पाता है। दुनिया भर में घूम घूम करके लोगों को धोखा देते हुए व्यक्ति से भी, बेईमानी करते हुए व्यक्ति से भी आप ये पूछिए कि तुमको बेईमानी सहज रूप में स्वीकार होती है कि ईमानदारी सहज रूप में स्वीकार होती है, वो उत्तर दे पाता है। हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है, जिसको मैं दोहराता रहता हूँ, कि बेईमान से बेईमान आदमी भी अपना जो अकाउंटेंट ढूंढता है, मुनीम ढूंढता है, वो ईमानदार ढूंढता है कि नहीं? इसका मतलब उसकी अपेक्षा क्या है, ईमानदारी की कि बेईमानी की? बेईमानी पूर्वक ईमानदारी की अपेक्षा करता है। वही तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल में कामना तो उसकी ईमानदारी की ही है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जीने का उसको उपाय नहीं दिखाई देता है, तरीका नहीं समझ में आता है, तो वो बाध्यतावश बेईमानी को कर रहा है। फिर ये भी प्रश्न अपने से पूछ करके देख लीजिए कि जब कभी हमारे अंदर किसी के लिए बेईमानी का, धोखा का विचार चल रहा हो, भाव चल रहा हो, हम आराम में रहते हैं कि भाई अपने लिए तो उत्तर देखा जा सकता है, अपने लिए तो उत्तर देखा। ठीक है, बात पूरी हो गई। क्लास का पहला क्रम है वास्तविकता की तर्कसंगत स्वीकृति। इसको मैं कह रहा हूं परिचय शिविरों में भी सुन करके जो आपको सच्चाई का आभास होता है, ठीक, भासती है सच्चाई कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, उसको मैं लिखा हूं वास्तविकता की तर्कसंगत स्वीकृति। तर्कसंगत इसलिए कह रहा हूं कि उससे जुड़े जितने तर्क होते हैं आपके पास, वो सब आप पूछ लेते हैं और अल्लाह उसका उत्तर दे देता है। उसके साथ साथ आपके अंदर थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी शुरू हो जाए और आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी ये बात को देख सकें कि हाँ यार ये बात ठीक है। तो जितनी बार मैं ये पूछता हूँ कि आपको अपने में सम्मान का भाव सहज रूप में स्वीकार है कि अपमान का, आप जो उत्तर देते हैं वो ऑब्जर्वेशन से उत्तर देते हैं, ठीक है? तर्क से उत्तर नहीं है, ऑब्जर्वेशन से उत्तर। एक बार वो दिखता है ना, तो उसके प्रकाश में स्वयं का भाव ठीक है, विचार ठीक है, आचरण ठीक है कि नहीं, ये हिसाब लगाने की जरूरत है। और अपना हिसाब लगाने की जरूरत है, न कि दूसरे का। दूसरे का हिसाब लगाने में तो हम सब एक्सपर्ट हैं। 5 मिनट में हम पोस्टमार्टम करके किसी का भी बता देते हैं कि तुम्हारा क्या क्या ठीक नहीं है। और दूसरे को कैसे ठीक होना चाहिए, इसका उपाय सबको पता है। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में ना सबकी रस्सी 2 गुना छोटी पड़ जाती है, तो दूसरे का देखने का कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। ये जो सच्चाई हमने देखी, उसके आधार पर हमारा भाव, विचार और आचरण चल रहा है कि नहीं, ये हिसाब लगाने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है। जहां जहां लगे कि ठीक है, उसको पुष्ट किया जाए, उसमें दृढ़ता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक जिया जाए, और जो ठीक नहीं पाते हैं हम, उसके बदलने का उपाय क्या हो वो हमको समझ में आ जाए, और निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक हम उसका अभ्यास करें। अभी तो हम उपाय के रूप में एक ही बात कहते हैं कि जब जब भी आपको अपने अंदर दिखे कि अपमान चल रहा है, विरोध चल रहा है, क्रोध चल रहा है, तो इस समस्या के कारण के रूप में ये बात को पहचाना जाए कि मूलभूत सच्चाई से मेरा ध्यान हट गया। इसीलिए उपाय भी एकदम सिंपल है कि मूलभूत सच्चाई पर वापस ध्यान तो लिया जाए। अभी तो हम इतना ही सॉल्यूशन कि जब भी अपने अंदर हमको दिखा कि अपमान है, विरोध है, क्रोध है, घृणा है, तो ये देखा जाए कि ये मूलभूत सच्चाई से मेरा ध्यान हट गया। देखेंगे तो हटा हुआ पा लेंगे, हटा हुआ दिखाई दे रहा है, उपाय क्या है? उपाय कुछ नहीं है। उस आदमी के लिए वापस ये देखने का काम शुरू कर दिया जाए कि मूल में ये सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा बस इतना ही उपाय। नीचे जो 2 बात लिखा है वो महत्वपूर्ण है। पूरा समझने के पहले भी जितनी बिंदुओं की तर्कसंगत स्वीकृति हो गई है हमारे में, उसका अभ्यास संभव है। तो आपने सभी सूचनाएं ले ली है कि नहीं, ये मेरे लिए आज गैर महत्वपूर्ण है। जितना आपको पता है
उतना ही अगर आपको स्वीकार है ठीक ढंग से, तो उसका भी ईमानदारी और निष्ठा से अभ्यास हो सकता है। आगे फिर पढ़ते रहें, सुनते रहें, जो भी और करना है करते रहें। ठीक से समझ में आता है तो उस एक बिंदु को अपने आचरण में लाने के लिए काम किया जा सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, और 50 लोग जिंदगी में दिखाई देते हैं उनके एक्सपीरियंस। और अभ्यास के बिना व्यवस्थित होना संभव नहीं है। अभ्यास के बिना सूचनाएं तो हमारी बढ़ती चली जाएगी, जीने में बदलाव नहीं। और जीने में बदलाव नहीं होगा ना, तो दो समस्या होगी। एक तो अपने में कुछ तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि बदलाव ही नहीं हुआ है तो तृप्ति कैसे होगी, या बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है तो बहुत थोड़ी तृप्ति होगी। दूसरा, जो आपके साथ जीने वाले लोग हैं ना, उनकी शिकायतें कुछ भी कम नहीं होगी, उनकी शिकायतें सारी यथावत बनी रहेगी, बल्कि कई मामलों में वो बढ़ती हुई कई बार दिखाई देती। इनफैक्ट अध्ययन विधि की बाधा में बात करते समय मैं उस बात को करूँगा। बहुत बार क्या होता है कि 8 दिन का शिविर करके, सूचनाएं लेकर के, कुछ पुस्तकों को पढ़ के हमको ऐसा लगने लगता है कि हम विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, और ये नालायक मूर्ख गड्ढे में पड़े हुए हैं। मैं काफी साल पहले एक कहानी पढ़ रहा था मोहम्मद साहब की, वो बहुत प्रसिद्ध कथा है कि वो किसी को, और मैं पहले बता दूं, मैं किसी भी कहानी को जितने कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ उतने भर के लिए उसको लिमिट रखिएगा। मुझे न ज्यादा मोहम्मद साहब जी का पता, न बहुत कुरान का, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जाना ही नहीं चाहता। मैं तो सिंपल उस बोध कथा को सुना रहा हूँ आपको, कि उन्होंने किसी को जो है नमाज पढ़ने के लिए कह रहे थे बहुत दिन से, तो एक दिन सुबह से वो उठ करके वो तैयार भी हो गया, उसको 4 साढ़े 4 बजे ले गए। गया तो जाते समय तो अंधेरा था, अपना नमाज पढ़ते हुए गया, पढ़ लिया। जब लौट के आने लगा ना, तो निकलते हुए उसको दिखाई दिया कि ज्यादातर लोग तो सोए पड़े इधर उधर। तो वो कह रहा है उनको, देखिए ये कितने जन्म तक नरक भोगेंगे। 7 बज गया है, 6 बज गया है, अभी तक उठ करके किसी काम को शुरू नहीं किया है, सूरज इतना चल गया है, क्या होगा इनकी जिंदगी। मोहम्मद साहब ने तो कहा कि यार हमसे गलती हो गई कि तुमको हम उठा के ले आए, इससे तो अच्छा था कि तुम सो ही रहे थे, पढ़ते नमाज। कई बार ये थोड़ी सूचना लेकर के ना हमको ऐसा लगने लगता है जैसे हम किसी हायर पेडेस्टल पर खड़े हो गए हैं और वहां से देख रहे हैं इन कीड़े मकोड़ों को। आपके अंदर एक बार अगर ये भाव हो गया ना, तो आपकी भाषा में, आपके एक्सप्रेशन में, आपके टोन में, आपके लहजे में कहीं ना कहीं वो आता रहता है, अगले को चोट पहुंचाता रहता है, हमको पता भी नहीं चलता, हमको पता भी नहीं चलता। अपने विकास में भी अवरोध है और परस्परता में भी अवरोध है, जी माइक दीजिए प्लीज। सुविधा के सदुपयोग के लिए मैंने अभी कोई बात नहीं करी, आहार विहार को ठीक करने के लिए मैंने अभी कोई बात नहीं करी, व्यवस्था में भागीदारी कैसे ठीक हो उसके लिए मैंने अभी कोई बात नहीं करी। क्या उन सारी बातों की सूचना आप ले लेंगे तभी स्नेह का अभ्यास करेंगे, या जितना अभी बात हो गया इतने से भी स्नेह का अभ्यास कर सकते हैं? इतना ही कह रहा हूँ कि एक तर्क ये हो सकता है कि सदुपयोग की भी सारी सूचना हम ले लें, आहार विहार के ठीक होने की भी सारी सूचना ले लें, व्यवस्था में भागीदारी की भी सूचना सारी ले लें, और कुछ बच गई हो वो सब भी पहले इकट्ठा करेंगे, तब जाके हमारे में बदलाव होगा। और उसके पहले अगर बदलाव नहीं दिखाई देना और आप कहेंगे कि श्याम तुम बदले नहीं हो, तो हम कहेंगे अभी पूरा समझे नहीं है तो गलती तो होगी। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये आर्गुमेंट दे करके हम पूरी वास्तविकता का अपने को जस्टिफाई करने के लिए यूज करना शुरू कर, अपनी ही गलतियों के जस्टिफिकेशन के लिए हम इस बात को यूज करना शुरू कर दिए कि अभी पूरा समझे नहीं इसलिए गलती तो हो। पलट के पूछ के गलती करते रहते हुए समझ में आ जाएगा क्या? गाड़ी फंस जाएगी, गाड़ी फंस जाएगी, इंच भर प्रोग्रेस नहीं होगा। गलतियों को करते रहते हुए इंच भर की प्रोग्रेस नहीं होगा कि नहीं? तो इतना ही
बात लिखा है कि एक बिंदु अगर स्नेह का पकड़ में आ रहा है, एक सच्चाई पकड़ में आ रही है, तो उस सच्चाई को आधार बना करके स्नेह के अभ्यास को शुरू कर दिया जाए। कि हमारा पूरे समय जीने का डिजाइन ऐसा होता है कि सब हमारे हिसाब से चले, ये हमारे अपने हिसाब से चलेगा। एक बच्ची भी बड़ी होती है उसी हिसाब से। अब दोनों शादी करके एक घर में आ गए और कौन किसके हिसाब से तो थोड़ा इग्नोर करने का अभ्यास किया जाए। मैं उसको अभ्यास की दृष्टि से कह रहा हूं। परंपरा से सुख से जुड़ा है का मतलब इतना ही है कि सीधा अगर सुख नहीं भी दिख रहा हो तो इनडायरेक्टली सुख दिख रहा हो। जो मैंने विशेष के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि अगर सीधा आपको अभी ये नहीं दिख रहा हो कि सम्मान में सुख है, तो इनडायरेक्टली ये बात को देख सकें कि सम्मान के भाव से जब हम जीते हैं तो अगले को आराम मिलता है, उस आराम के साथ वो हमारे साथ ठीक से जीता है, उससे हम सुखी हो जाते हैं। तो डायरेक्टली हमको सुख नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली हमको सुख दिख रहा है, क्रम से हमको सुख दिख रहा है, फर्स्ट हैंड नहीं दिख रहा, सेकेंड हैंड में जाके दिख रहा है, उसको कहते हैं परंपरा। तो बहुत सामान्य मतलब है, जितना आप जानते हैं उसको आप जीते। और जानना में बहुत सामान्य अर्थों में प्रयोग करें, बहुत सामान्य अर्थ कि जितना आप जानते हैं उसी को आप जी लेते हैं, उसके लिए जो क्रिया प्रक्रिया करते हैं उसका नाम अभ्यास। तो अभ्यास वो प्रोसेस है जो हमारे जानने और जीने की बीच की दूरी को भरता है, वो गैप को खत्म करता है। अगली बात लिखी है कि प्रक्रिया अनुसार करने से, प्रोसेस के अनुसार करने से ही फल मिलेगा, ना कि सिर्फ विचार में क्लियर हो गया आपको उससे फल मिल जाए। विचार में आपको खूब पता चल जाए कि दिल्ली ऐसे ऐसे जाते हैं, रास्ते में ये दुकानें मिलती हैं, ये माइलस्टोन मिलता है, ये शहर मिलते हैं, ये चौराहे मिलते हैं, उससे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये समझना जरूरी है। हम अभ्यास सत्रों में जो एक बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं कि हमको प्रक्रिया पूरी समझ में आ जाती है, हमको लगता है बात पूरी, प्रक्रिया पूरी समझ में आ जाती है तो बात वहां से शुरू होती है कि अब आप दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, चल सकते हैं। चलने का पूरा काम शेष रहता है। तो ये सेशन जो आपके लिए करेगा वो प्रक्रिया की क्लैरिटी तो दे देगा, लेकिन अगर आप उसी को पूरा मान लेंगे गति नहीं, गति तो चलने से होगी। और उस चलने का अभ्यास करने के लिए ये 8 दिन महत्वपूर्ण है। उसको जितना यहाँ पे कर लेंगे तो ये सेफ ड्राइविंग की जगह है, घर जाके फिर रोड पे भी ड्राइविंग कर सकते। अगर यहीं से वो सेफ ड्राइविंग का अभ्यास नहीं किए तो एक्सीडेंट होना तो 100%। इस अभ्यास को करने में ईमानदारी और निष्ठा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों शब्द का मतलब क्या है वो बता दें। ईमानदारी का मतलब है कि हम सटीकता से अपने को देखते हैं और अपने को जस्टिफाई करने के लिए कोई तर्क उठा के दिया। अभी आदमी बहुत बार अपनी गलतियों के लिए 10वें तरह के जस्टिफिकेशन लेके आ जाता है। ये जस्टिफिकेशन लाना ईमानदारी में बात है। तो जब कभी अपने मन में बहुत सारा जस्टिफिकेशन उठने लगे किसी भी बात के लिए, तो बस एक ही बात याद रखें कि जितना इस जस्टिफिकेशन के काम को आप करेंगे उतना उतना आपका समझदारी देर से होगा। अगर हम अपनी गलतियों को ही जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं तो गलतियां जल्दी ठीक होगी कि देर से ठीक होगी? शायद कभी नहीं। ये समझना जरूरी है। बस इतना ही याद दिला लें, जब भी वो जस्टिफिकेशन अपने अंदर शुरू हो जाएगा। इसी कैसे जस्टिफिकेशन हो जाए, देखिए आप कहेगा श्याम तुमने ये गलती क्यों की, कहेंगे यार तुम भी तो पिछले 3 साल से मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, तुम तो 20 बार ठीक नहीं किए, मुझे 2 बार तो कम से कम तुमको ध्यान दिलाने के लिए करना पड़ेगा। तुमको 3 साल से हम कह रहे हैं ये काम हमारे साथ नहीं करो, 2 बार ऊंचा तो बोलना पड़ेगा तुमको, अगर नहीं सुन रहे हो। अच्छा तुम ही बताओ, 5 साल से किसी को तंग करते रहोगे तो एक दिन गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये जो सारा डिजाइन है इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं। ये ईमानदारी का अभाव है। ठीक है, समझ में आया ईमानदारी किसको कह रहे हैं?
और उदाहरण दूं, जहाँ इस चीज को हम मानते हैं सचमुच कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हम उसके लिए अपना मन तन धन तीनों लगाते हैं। जिस काम में हम अपना मन नहीं लगा रहे हैं, मन लगाने का मतलब अपने विचार को नहीं लगा रहे हैं, समय नहीं लगा रहे हैं, तन लगाने का मतलब वहां शरीर नहीं लगा रहे, श्रम नहीं लगा रहे और धन नहीं लगा रहे, तो उसको हम महत्वपूर्ण मानते नहीं है। वो मेरी भाषा है। तो भाषा में मैं कह सकता हूं कि ये चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैं उसके लिए तन मन धन नहीं लगा रहा हूं तो कोई निष्ठा नहीं है मेरी उसके प्रति। ये बहुत साफ। तो निष्ठा का मतलब है जिस चीज के लिए हमारा कमिटमेंट है, हम अपना मन तन धन उसको लगाते हैं। वरीयता में वो सबसे ऊपर रहता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सुबह आप मान लीजिए उठ करके 1 घंटा समय अध्ययन के लिए रखें और आधा घंटा समय नाश्ते के लिए रखें, 1.5 घंटे का समय आपके पास। आपको उठने में ही 1 घंटा लेट हो जाता है, तो आप अध्ययन छोड़ते हैं कि नाश्ता छोड़ते हैं, इससे पता चलता है कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आप किसके प्रति निष्ठान्वित हैं, उससे पता चलता है। अगर आप नाश्ता कर लें और अध्ययन छोड़ दें तो आपको बहुत क्लियर होने की जरूरत है कि नाश्ता आपकी प्रायोरिटी है ना कि बोले आप चाहे कुछ भी। और आपका मतलब आपने कोई भी, सबके लिए वो जैसा लागू होता है, नियम तो नियम। ये समझ में है निष्ठा का मतलब क्या है। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, अगर 2 दिन आप नाश्ता छोड़ के अध्ययन कर लेंगे, तीसरे दिन से टाइम से उठने लगे। भरोसा नहीं हो तो करके देखिए। और इसका उल्टा, आप अध्ययन छोड़ते रहेंगे, नाश्ता करते रहेंगे, शायद साल भर में भी आदत नहीं समझे। करके देखिए, पता चल जाएगा। तो निष्ठा की जगह पर एक बात मुझे, निष्ठा की जगह पर एक दूसरी बात और भी मुझे, मन तन धन ये तीनों में वरीयता को देखेंगे, प्रायोरिटी को देखेंगे। तो आप लोग शुरू से पढ़े होंगे, मन की सबसे सर्वाधिक वरीयता है, फिर तन की है, फिर धन की है, सब जगह ये बताते रहते हैं। और मन का मतलब यहाँ पूरा ही सेल्फ है, पूरा ही जीवन है। ये वरीयता है, प्रायोरिटी हम लोग हर बार बताते रहते हैं, मन तन धन। बहुत बार आदमी ये तर्क लेता है कि मैं अपना यहाँ मन लगा रहा हूँ, तन लगा रहा हूँ, धन लगाने की क्या जरूरत। उचित भी है, मैं उसको गलत नहीं मानता, लेकिन मैं एक दूसरा भाग भी आपसे प्रश्न जरूर पूछूंगा कि वरीयता में जो सबसे नीचे वाला धन का हिस्सा है, अगर वही हम नहीं लगा पा रहे हैं तो तन और मन हम लगा भी रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं, इसको एक बार रुक के देखना। और ये अपने जांचने की दृष्टि से हम सारी बात को कर रहे हैं, ना कि दूसरे को जांचने की दृष्टि से। तो आप अगर अपने को छोड़ करके बाकी सबको जांचना शुरू कर देंगे कि देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो आपने दवा को जहर की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जब दवा ही जहर की तरह प्रयोग करने लगी है तो उसका जो इलाज है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो अपने लिए पहचानने का ये मुद्दा है कि वरीयता निष्ठा का मतलब है हम अपने मन तन धन इन तीनों को उसमें अर्पित कर पाते हैं। दूसरी तरफ से कहूं तो 2 चीजों में अगर क्लैश हो रहा है, कोई एक ही अगर हो सकता है तो मैं किसको करता हूं और किसको छोड़ता हूं, इससे हमको पता चलता है कि मेरी निष्ठा किसके प्रति। ऐसे ही मन तन धन तीनों लगाने में मन की वरीयता है, फिर तन की है, फिर धन की है। निश्चित रूप से सिर्फ धन लगाना मुद्दा नहीं है, तन लगाना जरूरी है, तन लगाना भी पर्याप्त नहीं है, मन लगाना जरूरी है। लेकिन ये बात भी समझने की जरूरत है कि वरीयता का सबसे निचला हिस्सा अगर हम धन भी नहीं लगा पा रहे हैं तो तन और मन हम लगा भी नहीं है। ये प्रश्न पूछने की जरूरत है, बस और कुछ। भाव अच्छा है, प्रेम के भाव समझ लें। और कहीं हम काम पे हैं, बाहर हैं, जैसे आज ही समझ लें हम यहाँ बैठे हुए तो, और हमारा मन तो वही है, पूरा धन भी लगा हुआ है, सिर्फ एक तन नहीं है, और पूरी दिमाग से और जिसको मन कहते हैं वो पूरा पूरी व्यवस्था लगी है। इस स्थिति में निष्ठा है या नहीं है? दोनों के प्रति नहीं, न वहाँ के प्रति न यहाँ के प्रति। अगर आप सरकारी काम से आए हो तो अलग बात है, फिर तो आपकी निष्ठा घर के प्रति है, यहाँ के प्रति नहीं। अगर आप अपने मन से आए हैं, दोनों के प्रति निष्ठा। अगर वहां के प्रति निष्ठा है तो उसी को करिए, यहाँ के प्रति निष्ठा है तो इसी को करिए।
ये मन तन धन का जो एक सूत्रता है ना, संगीतमयता है, ये जरूरी है। ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है ना, तो हमारी हालत उस बच्चे के जैसे हो जाती है जो खेलते समय पढ़ाई याद करता है, पढ़ाई करते समय मूवी और खेल याद करता है, तो दोनों हासिल नहीं होते। इस पर थोड़ा और बात करूंगा मैं। निष्ठा में ये भाग जरूरी है, एक सूत्रता का होना। हमारी सारी ऊर्जा में एक सूत्रता का होना जरूरी है। वो एक सूत्रता नहीं होगी तो दोनों खत्म हो जाएगा, ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। यहाँ बैठे हुए भी समय खराब हो रहा है और उनका याद करके भी कुछ उनके लिए कर नहीं सकते। बढ़िया, एक दो बातों को और मैं क्लोज करने के पहले कह देता हूँ, कोई और प्रश्न तो नहीं। पूरे अभ्यास का सिंपल मतलब है समझ करके करना। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, समझने का या अध्ययन वाले पैर को आगे रखने की जरूरत है, अभ्यास वाले पैर को पीछे रखने की जरूरत है। उल्टा करेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी, बिना समझे करने का कोशिश करेंगे चोट ज्यादा लगेगी, तकलीफ ज्यादा होगी। लेकिन ये जब मैं समझने की बात कह रहा हूँ तो इसके लेवल हैं अलग अलग। भास उसका एक लेवल है जहाँ हमको सच्चाई के बारे में कुछ पता सकता है। आभास उसका एक और लेवल है जहाँ हमको सच्चाई का थोड़ा अनुमान भी होता है, तर्क भी संतुष्ट हो जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो सच्चाई जब सदा मेरे स्मरण में बनी रहती है तो वो प्रतीति बोध और आगे की जगह है। उसको बहुत विस्तार नहीं करता हूँ क्योंकि वो अभी मेरा मुद्दा नहीं है। मैं इतना ही बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि शिविरों में सुनते समय, चर्चाओं में सुनते समय, पुस्तकों को पढ़ते समय ये जो सच्चाई का भास आभास हमको होता है उसको आगे प्रतीति में या बोध में या समझ में बदलने के लिए अभ्यास की भूमिका है। अभ्यास को अगर नहीं करेंगे तो भास आभास कभी भी बोध में बदल ही नहीं सकता है, समझ में बदल ही नहीं सकता है, अंडरस्टैंडिंग में बदल ही नहीं सकता। क्योंकि जो अंकुर पैदा हो रहा है अगर उसको पाल पोस के बड़ा नहीं करेंगे, उसको खाद पानी नहीं देंगे तो पेड़ कभी मिलेगा क्या हमको? नीचे दो बात लिखी हुई है जो महत्वपूर्ण है। अभी भी अगर अपने जीने को देखेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि हम दिन भर गलतियां ही करते रहते। दिन भर में बहुत सारा जीना हमारा ठीक नहीं है, बहुत थोड़ा ही हिस्सा है जो गलत है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारा गलत है ऐसा नहीं। अगर वो गलत होता तो परिवार में जीना बहुत मुश्किल। तो जो थोड़ा हिस्सा ठीक नहीं है वही इस सारे गलत के ऊपर भी पानी फेर दे रहा है। पानी फेरना जानते हैं? हिंदी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बाकी सबको बेकार कर देना। दूसरी बात ये भी लिखी है कि वही गलती हम बार बार करते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम नहीं कर रहे। प्रोग्रेस को देखा इस बात से नहीं जा सकता है अभी के अभी कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया, कि मेरा अपमान खत्म हो गया, कि हमारे अंदर स्नेह हमेशा बना रहता है। प्रोग्रेस का ये इंडिकेटर नहीं हो सकता है क्योंकि ये इतने दूर की सीढ़ी की बात हम कर रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे। ये क्लास 1 में पढ़ते हुए बच्चे का एक प्रोग्रेस का इंडिकेटर अगर इस बात से तय करेंगे कि IIT में पास किया कि नहीं तो 12 साल तक कुछ नहीं पता चलता, तो 12 साल के बाद पता चलेगा। उसको तोड़ करके हमको जाना पड़ता है क्लास 1 की जगह पर और उस इंडिकेटर को हमको पहचानना पड़ता है कि उतना वो कर रहा है। तो आज के समय में इंडिकेटर ये नहीं है कि हमसे वही गलती फिर से हो जा रही है। आज के समय का इंडिकेटर ये है कि उस गलती को करने का इंटेंसिटी कम हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी कम हुआ है, कि उसकी तीव्रता कम हुई है कि नहीं। इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता कम हुई है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है जो 10 बार हम दिन में करते थे वो 5 बार हुआ है कि। ड्यूरेशन कम होने का मतलब है कि वो गलती जो 10 मिनट तक हमारे अंदर चलती रहती थी वो 5 मिनट 4 मिनट चलती है। ऐसे ही सच्चाई की जगह पर भी स्नेह का भाव निरंतर मेरे में बना रहता है कि नहीं, ये इंडिकेटर नहीं हो सकता। उसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है कि आप सच्चाई पर ध्यान देने जाते हैं कि अभी ध्यान देने जाएंगे ना मूलभूत वास्तविकता पर, सेकेंड्स भी नहीं होगा कि ध्यान उससे स्लिप हो जाएगा। तो इस बात से उसका आकलन नहीं हो सकता कि ध्यान आपका पूरे समय स्थिर रहता है। आकलन तो इस बात से होगा कि पहले 4 सेकंड रहता था, अभी 8 सेकंड रह रहा है।
पहले ध्यान 4 सेकंड रहता था, अभी 8 सेकंड रहता है। पहले दिन में 3 बार ध्यान आता था, अभी दिन में 20 बार आ रहा है। पहले ध्यान आता था तो 1 सेकंड के अंदर स्लिप हो जाते थे, अभी ध्यान आता है तो 10 सेकंड तक टिकता है। तो ये इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को देखने के आधार पर आकलन किया जाए प्रोग्रेस का, ना कि डिजिटल में बाइनरी में देखा जाए 0 और 1 के फॉर्मेट। ठीक है, ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? थोड़ा लग रहा है। अभ्यास करना कठिन लग रहा है तो उसकी क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है। शब्दों के हेरफेर में बिल्कुल नहीं पड़ी। अभ्यास का एकदम सिंपल, इसलिए मैं मिनिमम शब्दों के प्रयोग से चलना चाहता हूँ। जिन जिन शब्दों का वो लगे ना, सबको ऐसा साइड करके फेंक दीजिए। एकदम लिटरली कह रहा हूँ। मूल बात सिर्फ एक समझने की कि वो जो मूलभूत सच्चाई पर हमने बात करी, वो सच्चाई आपको पकड़ने आएगी। उस पर जो ध्यान को बनाए रखने की बात करी, वो पकड़ने आया कि उसके आधार पर अपना भाव स्नेह का बना रहता है कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन पूरे दिन भर किया जाए। मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बना के रखा जाए, उसके आधार पर हमारा स्नेह का भाव बना हुआ है, इसको देखते रहा जाए। और जब कभी भी फिसल जाए उससे और ये दिखाई दे कि विरोध आ गया, अपमान आ गया, गुस्सा आ गया, तो उसके कारण के रूप में अगले को पहचानने के बदले इस बात को पहचाना जाए कि मेरा ध्यान स्लिप हो गया था, इसलिए गुस्सा आ गया, और ध्यान को वापस इतनी बात अगर पकड़ में आ गई ना, तो बाकी सब बातें तो उसके सपोर्ट के लिए। वो पकड़ में आए तो भी ठीक है, सहमत हो तो भी ठीक है, असहमत हो तो भी ठीक है, उससे अभ्यास नहीं बनता। इसलिए छोड़िए उन सब शब्दों को, बहुत पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत। सुखी रहना चाहते हो, दूसरे को सुखी करना चाहते हो, पहले तो ये अभ्यास। दूसरी बात ये कि जब मुझे ये समझ में आ जाए कि सही सुख और सही एलाइन है तो ठीक, और सुख और सही दुख और गलत ये एक साथ मुझे दिखाई देने लगे। और यदि ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं खुद से ये प्रश्न कर सकूं कि ये होना है, ये होने के अर्थ में, या लग रहा है, या होने के अर्थ में, अच्छा होना है या अच्छा लगने के अर्थ में। एक चीज ये समझ में। दूसरा अभ्यास एक ये है कि देखिए मेरे दुख का कारण बस इतना है कि मेरा समझ से ध्यान हट गया है, जिसको उसी समझ में लाना है। बिल्कुल। तो ये जो सारी बात आपने कही, मैं इसको रिपीट करके फिर से कह देता हूँ कि अभ्यास क्या है। अब आपके पास माइक है ना, आपसे सुनेंगे। अभ्यास एकदम सिंपल, सामने दिखाई दे, कल्पना में भी वो मनुष्य खड़ा हो जाए, सामने तो दिखाई दे तब भी। कल्पना भी घर बैठे किसी व्यक्ति की हमारे अंदर एक कल्पना उठ जाती है, छवि उठ जाती है, जिसको कहते हैं किसी की याद आ गई। याद आने पर वो व्यक्ति तो सामने आता है और जो सामने दिखाई देता है, ये दोनों के लिए वो व्यक्ति आते ही पहली चीज हमको ये दिखाई दे कि वो भी मेरे जैसा मानव है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। पहली चीज हमको ये दिखाई दे, इस पर हम ध्यान को बनाए रख सकें, ये हमारा पहला अभ्यास। फिर इस पर से ध्यान अगर स्लिप हो जाता है किसी कारण से और हमको दिखता है कि हमारे अंदर विरोध चल रहा है, अपमान चल रहा है, घृणा चल रही है, जवाब देने का चल रहा है, उस समय ये पहचान सकें कि ये अपमान, विरोध, घृणा जो हमारे अंदर चल रहा है, ये मेरे दुखी होने का कारण बन रहा है। और इसका, इस अपमान विरोध का कारण अगले का दुर्व्यवहार नहीं है, अगले की सिर्फ पुरानी की हुई खराब घटनाएं नहीं है, बल्कि मेरा ध्यान इस मूलभूत सच्चाई से हट गया था और उस मूलभूत सच्चाई को अपने व्यवहार का आधार बनाने के बदले हमने दूसरे के व्यवहार को अपने व्यवहार का आधार बना लिया है, इसलिए कठिनाई हो रही है। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। सॉल्यूशन भी एकदम सिंपल है कि उस मूलभूत सच्चाई पर वापस ध्यान को ले आया जाए। अब बताइए। हाँ नहीं जी, इसको हम सुनने बिना छोड़ेंगे नहीं। ईमानदारी पूर्वक करना और निष्ठा के साथ करना है और समझकर करना है, और अभ्यास करने की एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के अनुसार ही करेंगे तभी ये बात सही ढंग से सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। भास आभास को करेंगे और प्रतीत, बोध और अनुभव, ये 5 इसके क्रम है।
इसमें भास आभास होने के बाद भी प्रतीक बोध का अगर वो काम करना है तो अभ्यास बार बार करना पड़ेगा उसी चीज को। जो सारा डिस्क्रिप्शन आपने बताया ना, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट कि आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, मैं अभ्यास में एक ही बात है, अगला आदमी जब कभी भी हमको दिखाई दे चाहता है और खुद भी शुभ में रहना चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, और यदि हमें उसमें विरोधाभास दिखाई देता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ध्यान, वो जो मूल बात है उससे हमारा ध्यान हट रहा है, और वो उसकी योग्यता में कमी हो सकती है लेकिन उसकी चाहना में कमी नहीं है। और निरंतर हम जब इस अभ्यास को करेंगे तो हमारे जो दुख का कारण है हमें पता चल जाएगा कि दुख का कारण हमारे ध्येय से हटना है, तो हम उससे जब पुनः ध्येय पे आएंगे तो हम सुख की अवस्था में, आराम की अवस्था में आएंगे। वही, जब भी ध्यान हट जाए आना मुश्किल हो जाए, देखा जाए करके ये अभ्यास किया जाए। आज हम लोग और कोई सेशन नहीं रख रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट है भैया की तरफ से, उसको कर देते हैं। तो आज का सेशन पूरा होता है, कल सुबह हम 9:30 बजे मिलेंगे, उसके पहले नाश्ते पे भी मिल सकते हैं।